नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। एबीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको कर्जदार कंपनी और दिवालिया कानून के बारे में बताएंगे। जब किसी कंपनी के पास कर्ज वापस करने के लिए पैसे नहीं होते तो वो कानूनन खुद को दिवालिया घोषित कर सकता है। आज हम इस पहलू पर जानकारी देंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि IBBI ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी कि IBC के तहत परिसमापन या लिक्विडेशन के लिए नियमों में संशोधन किया है, जिसके द्वारा बोर्ड ने लिक्विडेटर को आसानी से वसूली नहीं योग्य संपत्ति सौंपने की अनुमति लिक्विडेटर को हितधारकों की परामर्श समिति से सलाह लेने के बाद दी है। आपको बता दें कि कानून के तहत कर्जदार कंपनी की संपत्ति को लिक्विडेटर द्वारा बेचा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंपनी कर्जदार को लिक्विडेशन के लिए पूरी संपत्ति के एक बार में ही बिकने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे संपत्ति बिकेगी, कर्जदारों का निपटान किया जाएगा। साथ ही दिवाला नियामक ने कुछ लेनदारों को अनुमति देने के लिए नियमों में भी संशोधन किया है, जो ऋणदाता परिसीमापन प्रक्रिया खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहते हैं। वे कंपनी के अन्य लेनदारों को ऋण स्थानांतरित करके लिक्विडेशन प्रक्रिया से बाहर निकल सकते हैं। साथ ही बता दूं कि दिवालिया कानून से संबंधित कानून की ज्यादा जानकारी देंगी हमारी आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। तो सबसे पहले उनका स्वागत कर देते हैं। परमानंद पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके सलाह ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 0120612793। इस नंबर के जरिए दिवालिया कानून से जुड़ी जानकारी आप ले सकते हैं। तो परमानंद पांडे जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही रहने वाला है कि कंपनी को कब दिवालिया घोषित किया जाता है? देखिए, कंपनी को दिवालिया तभी घोषित किया जा सकता है जब कंपनी कर्ज अदायगी में अक्षम है, वो कर्ज अदायगी नहीं कर पाती है। उसके पास मान लीजिए उसने ऋण ले लिया है और ऋण को अदा नहीं कर सकती है, अपने जो देनदार हैं उनको वो दे नहीं पा रही है जी, जो लेनदार हैं उनको दे नहीं पा रही है, तो वो स्थिति में कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा सकता है। अब कंपनी के बात ये होता है कि मान लीजिए कंपनी का क्षमता पूरी की पूरी 500 करोड़ की है जी, और कंपनी ने 1000 करोड़ की कर्ज ले लिया है। अब कंपनी ने 1000 करोड़ का कर्ज ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में तो कंपनी के पास कोई चारा नहीं रह जाता है, बल्कि वो इनको दिवालिया घोषित करे और ये कहे कि देखिए हम दिवालिया हैं और हम कर्ज नहीं दे पाते हैं जी। तो पहले तो ये था कि देखिए कानून में अपने यहाँ भी नियम है, देख लीजिए कि अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता, मैं अब विषयांतर थोड़ा सा हो गया, लेकिन अगर कोई चुनाव भी लड़ना चाहता है तो उसके लिए कहा जाता है कि वो 3-4 चीजों को पूरा करे। एक तो ये कि उतनी उसकी अवस्था होनी चाहिए 25 साल की, एक तो ये वो मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए, और तीसरी प्रमुख चीज होती है कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दिवालिया का अर्थ यहाँ 2 तरह का होता है, एक व्यक्ति भी दिवालिया होता है और एक कंपनी भी दिवालिया हो जाती है। तमाम कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने सीमा से ज्यादा कर्ज ले लेती हैं और वो उसकी अदायगी नहीं कर पाती हैं। इस स्थिति में उनको वो दिवालिया कहा जाता है जी। एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी दोनों कई बार एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं कि वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं और वो एक बैंकरप्ट हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें यह होता है कि इंसॉल्वेंसी में आपको कंपनी से आपको एक कोर्ट से मिल चुका है कि आप इंसॉल्वेंट की स्थिति में आ चुके हैं, इस नाते आप नहीं कोई काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन दिवालिया होने के लिए अगर ये स्थिति आ जाती है कि उसका एसेट उसकी लायबिलिटी से कम है, तो वह व्यक्ति या कंपनी
खुद को भी अपने को दिवालिया घोषित कर सकती है। बस दोनों में यही केवल सूक्ष्म अंतर है और कोई खास अंतर नहीं है। जी बिल्कुल सर, आपने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का जिक्र किया है, तो मैं उसी से जुड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में बताएं, ये सामान्य भाषा में हमें समझाएं। देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, अब तो इसका साधारण सा नाम हो गया जैसे आईबीसी कहते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये कानून 2016 में आया है भारत में जी। और उसके पहले जो था दिवालिया का कानून तो बहुत दिनों से था, और ये कानून जो है आप समझिए कि 1912 से इस देश में लागू है। लेकिन जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बना है वो 2016 में बना है, और वो 2016 में इसलिए बनाया गया कि कंपनियों को भी और व्यक्तियों को दोनों को लाभ मिल सके, और जो लेनदार हैं, जो देनदार हैं, उनको किस तरह से सही समय पर मिल सके, और किस समय पे ये स्थिति होगी कि जो देनदार हैं उनको कोई राहत मिल सके। इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, और इसी बात को ध्यान में रख करके ही आईबीसी कोड बनाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अब आप इस कोड के तहत देखेंगे कि कब किसको इंसॉल्वेंट किया जाता है और कब किसको बैंकरप्ट किया जाता है, और बैंकरप्ट होने पर उसको क्या सहूलियत मिल सकती है, इंसॉल्वेंट होने पर क्या सहूलियत मिल सकती है, और किस तरह से जो कर्ज लेते हैं, जो कर्ज देते हैं, उन दोनों को ही किस तरह का फायदा मिल सकता है, क्या इसके बारे में सोचा। ये कई कानूनों को जोड़ करके बनाया गया है, इसी नाते इसको आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का नाम दिया गया है। ये कोड में कई चीजें समाहित की गई है, ये है खास तौर पर इसमें। जी परमानंद पांडे जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इंसॉल्वेंसी से जुड़े क्या नियम कानून हैं और कितने दिनों के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया खत्म करने के निर्देश हैं। देखिए, इंसॉल्वेंसी से जुड़े नियम तो यही है कि इंसॉल्वेंसी अगर किसी को करना है तो वह जाएगा पहले कोर्ट में। देखिए ना, सामान्य तौर पर होता क्या है कि अगर इंसॉल्वेंसी के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं, कोर्ट में फाइल करते हैं, और इंसॉल्वेंसी के कोर्ट में फाइल करने का उसकी मियाद होती है 180 दिन, माने 6 महीना। 6 महीना की मियाद होती है कि 6 महीने के भीतर उसको सुलझा दिया जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो चीजें 6 महीने के भीतर नहीं सुलझ पाती है, तो उसको अधिकतम सीमा और 90 दिन की बढ़ा दी जाती है। यानी 9 महीने के भीतर आपको इस चीज को सुलझा लेना पड़ता है कि कितना हमारा अदायगी है, कितना हमको देनदारी है, इस चीज को तय करिए, और दोनों पार्टीज मिलकर के इस चीज को तय करें। पहले तो अगर नहीं तय करती हैं तो कोर्ट में ये मामला जाएगा, कोर्ट इस चीज को बताएगा कि देखिए इनका अदायगी को कैसे निपटाया जाए। अब उसमें होता है कि मान लीजिए हमारी कंपनी 500 करोड़ की या 100 करोड़ की है, और मुझे देनदारी है करीब 200 करोड़ रुपए की, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोर्ट में मामला जाएगा। कोर्ट धीरे धीरे कहता है कि इतने समय के भीतर आप इस संपत्ति को बेचिए, और जो संपत्ति को बेचते जाएंगे त्यों आपको अपने दूसरे जो लेने वाले हैं, लेनदार लोग हैं, उनको उसी के अनुपात में आप पेमेंट करते चले जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि लेनदार, आप देख लीजिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जो लेनदार लोग होते हैं वो कई बार कहते हैं कि संबंध उनके कंपनियों से ठीक होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम दूसरे लेनदार को पैसा दे देते हैं और हमारा जो हिस्सा है वो उसी के अनुपात में हमको ट्रांसफर कर दिया जाए। और जब वो ट्रांसफर हो जाता है तो वो 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। ये आईबीसी कोड के तहत हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। आईबीसी कोड के तहत अगर मान लीजिए 5 लोग होते हैं और 5 लोगों में से 3 लोगों के बीच का जो हिस्सा आया, 500 रुपए या 1,000 या 2,000 रुपए का हिस्सा आया, तो उसमें से एक व्यक्ति कह देता है कि मैं 3 लोगों का पैसा दे देता हूं और बाकी लोगों को ये लौटा दिया जाए, जिससे मेरे जो बाद में जब स्थिति आ जाती है, जब इसको लिक्विडेट किया जाता है, लिक्विडेटर के यहाँ से जाकर के इस कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है, तो इन तीनों के हिस्सों को मुझे उसी अनुपात में वो पैसा दे दिया जाए। तो वो लिक्विडेटर के पास जाने के पास ये स्थिति आती है, और स्थिति ये है कि सबसे अच्छी बात ये हो जाती है
कि आपको 9 महीने के भीतर, अधिकतम 6 और 3 महीने के भीतर ही इसका पूरी तरह से फैसला कर देना पड़ता है। कोर्ट भी इस चीज के लिए करने के लिए बाध्य है। पहले सालों ये मामला लटका पड़ा रहता था और कोई इसका कहीं से अता पता और कोई निदान सामने नहीं दिखाई देता था। ये स्थिति आ गई है आईबीसी के कारण। जी अच्छी बात। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि आईबीबीआई की क्या भूमिका है और इस बोर्ड का गठन कैसे होता है? अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी बात अच्छी आपने बात कही है कि आईबीबीआई का ये है कि यह बोर्ड गठित किया जाता है। ये इसमें बोर्ड को गठित करने में भारत सरकार का काफी योगदान होता है। भारत सरकार के इसमें 2 प्रतिनिधि होते हैं, बाकी उसमें शेयर होल्डर्स में से भी 3 या 4-5 प्रतिनिधि होते हैं, उनको रखा जाता है। ये बोर्ड होता है। बोर्ड उस चीज का पूरी तरह से आकलन करता है कि कितना किसके ऊपर कर्ज बाकी है और क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि ये कंपनी जो है इंसॉल्वेंट हो गई। अब इसके लिए आप करेक्टिव मेजर्स को अपनाने के लिए भी उसमें सोचना पड़ता है कि करेक्टिव मेजर्स अपना करके कहाँ खर्च को कम किया जाए और कहाँ कई चीजों पर बढ़ा दिया जाए। ये चीजें बोर्ड को ध्यान देना पड़ता है। तो आईडीबीआई बोर्ड जो है इस चीज को यह ध्यान में रखता है कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है तो कंपनी को इंसॉल्वेंसी से बाहर ले आने के लिए क्या किया जा सकता है और कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। और इसमें सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। कम से कम 2 सरकारी प्रतिनिधि होते हैं, बाकी और लोग होते हैं जो 4 या 5 लोग होते हैं या कई बार 6-7 लोग होते हैं। उनको रख करके वो एक बोर्ड बनाया जाता है। वो बोर्ड इस चीज को सुझाव देता है कि हमको इस मामले को नेशनल ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहिए, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहिए या किसी तरह से इसको सुलझा करके तो तमाम लेनदारों से हम अपने को छुट्टी कैसे पा सकें और कैसे कंपनी को सही रास्ते पर ले जा सके, इस चीज को देखना पड़ता है। मैंने ये कहा ना कि दिवालिया जो बनते हैं वो कंपनी भी बनती है और वो व्यक्ति भी बन जाता है, लेकिन इंसॉल्वेंसी की स्थिति में केवल कंपनियां ही इंसॉल्वेंट बनती हैं। इसी नाते आईडीबीआई का रोल काफी अच्छा होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है और उसमें सरकारी कंपनी के सरकारी लोग भी रहते हैं और उस चीज का सुझाव देते हैं। जी बिल्कुल। लगातार कानूनी जानकारी के साथ हमारे साथ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी बने हुए हैं। परमानंद पांडे जी, मेरा सवाल वही है कि लिक्विडेशन नियमों में किस तरह के बदलाव किए गए हैं, आपसे समझ लेते हैं। देखिए, लिक्विडेशन नियमों में ये एक तरह का बदलाव, ये मेन मुख्य बात ये है कि जो आईडीबीआई है वो ये बताता है कि कैसे कर्ज कहाँ लिया गया है और कर्ज कैसे स्थिति में कैसे इसकी अदायगी की जाएगी। जी। पहले ये होता था कि उसका अनंत काल तक इंतजार करना पड़ता था। अब जो है आईडीबीआई के कारण अब आपको मान लीजिए लिक्विडेशन कराना है कंपनी का, हम इस कंपनी को नहीं चला पाने की स्थिति में है। कंपनी ने एक निर्णय ले लिया है, उसके शेयर होल्डर्स ने निर्णय ले लिया है कि किन्हीं कारणों से इस कंपनी को हम चला नहीं सकते। चला नहीं पाते हैं तो क्या करेंगे आप? चला नहीं पाते हैं तो जितने शेयर होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग को बुलाइए और मीटिंग को बुला करके एक रेजोल्यूशन पास करिए कि इसको लिक्विडेशन के लिए, और फिर लिक्विडेशन के लिए एप्लीकेशन आप दीजिए। एप्लीकेशन जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट से उसकी परमिशन मिलेगी और फिर लिक्विडेशन के बाद उसमें ये देखा जाएगा प्रोराटा बेसिस पर, माने किसका कितना कर्ज होता है। जैसे एक कंपनी है, कई बार कंपनियां होती हैं कि उनके रियल एस्टेट बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन जो मूवेबल एसेट उनके कम होते हैं। तो मूवेबल एसेट में अगर मान लीजिए उनके कम हुए तो इमूवेबल एसेट को देख करके उनको आप डिस्पोज ऑफ करते हैं और डिस्पोज ऑफ करने के बाद कई बार ये स्थिति आ जाती है कि जिसका जितना शेयर होता उससे भी ज्यादा उसमें पैसा मिल जाता है। तो जब ये फैसला कर लिया जाता है तो आईडीबीआई उसका ये परमिशन देती है कि आप लिक्विडेट करिए और इसको लिक्विडेटर बैठा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो लिक्विडेटर एक काम करेगा और उस चीज का टेंडर इनवाइट करेगा और टेंडर इनवाइट करने के बाद इस चीज को देखेगा कि कंपनी को कितना हमको देना है और किसको कितने हिसाब से देना है। प्रोराटा उसके समानुपातिक आधार पर ही उसका पेमेंट किया जाएगा। ये लिक्विडेटर का काम होता है और कंपनियां इस ढंग से लिक्विडेट होती है। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लिक्विडेशन पर पहले क्या स्थिति और कानून थे? लिक्विडेशन का पहले स्थिति ये थी कि देखिए आजकल तो ये बहुत आसान हो गया। पहले क्या स्थिति थी
कि लिक्विडेटर को आपको बैठने के लिए लिक्विडेटर आता था, कोई बात उसकी नहीं मानते थे। आप कोर्ट में जो शेयर होल्डर्स थे वो लेके जाते थे। अब वो कोर्ट का मामला इतना लंबा चौड़ा चलता था कि अब उसको सुने। अभी की स्थिति आ गई है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास इसको आप लेके जाइए, और अगर यहाँ से नहीं स्थिति बन जा रही तो इसको एपेलेट ट्रिब्यूनल में लेके जाइए, और यह किसी भी कीमत पर 3 से 4 साल के भीतर यह खत्म हो जाता। पहले बरसों लग जाते थे और इसका कोई समाधान नहीं निकल पाता था। तो अब ये स्थिति आ गई है कि पहले से अब गुणात्मक सुधार हो चुका है, एक क्वालिटेटिव चेंज आ चुका है। इस क्वालिटेटिव चेंज के नाते तमाम जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फायदा हुआ है, जो कर्जदार हैं उनको फायदा हुआ है, जो लेनदार हैं उनको भी फायदा हुआ है। ये इस कोर्ट से लोगों को फायदा मिला है। जी सर, आपने फायदे का जिक्र किया तो यहाँ एक बेहद अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नए लिक्विडेशन नियमों से किस किस तरह का फायदा होगा, और कहा यह भी जा रहा है कि रियल एस्टेट वालों को काफी फायदा होगा। जी नलिनी जी, आपने एक तरह से एक ऐसी बात पूछी है कि जो सामान्य तौर पर रियल एस्टेट का, देखिए रियल एस्टेट से संबंधित 2-3 कानून आ चुके हैं। ये तो एनसीएलटी का ही आ चुका है, और आप देख लीजिए ये बोर्ड का भी आ गया है, इंसॉल्वेंसी कोड भी आ गया है। इसके अलावा एक रेरा कानून भी आ गया है। तो रेरा कानून में ये जो आज जगह है रियल एस्टेट से संबंधित वो मामला है। अब रियल एस्टेट के मामले में अब आप देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने रियल एस्टेट का जब ये कानून नहीं बना हुआ था तो क्या करते थे, लोग बुक करते थे, और बुक करने के बाद हमको मेरे पैसे लगा हुआ है, हजारों लोगों से उन्होंने पैसे लिए और किसी का तो पैसा वापस नहीं किए, पैसा नहीं वापस किया और वो आधे अधूरे रख दिए गए, और जो हमको वादा किया गया था उस वादे के अनुसार हमको फ्लैट नहीं दिए गए या जमीन नहीं दी गई या और भी काम नहीं हुआ। तो ये स्थिति, इस पर एक तरह का नियंत्रण लग चुका है और निश्चित तौर पर एक पारदर्शिता आ चुकी है। ये पारदर्शिता जो है दोनों लोगों के लिए लाभकारी है, जो इस चीज में लगे हुए थे, लिप्त हुए थे, और जिनको इससे खरीदना पड़ता था वो भी इस चीज से, इस ट्रांसपेरेंसी की स्थिति से, ये पारदर्शिता की स्थिति से लाभ हुए हैं। पहले ये स्थिति नहीं थी, पहले कोई पारदर्शिता नहीं थी। जैसे चाहते थे वो आपको सामने रख देते थे कि ये इन चीजों का पालन करिए, ये इन चीजों को करिए, हम आपको बड़े बड़े वादे कर देते हैं, टाल टाकर होते थे, लंबी चौड़ी बात करते थे। और अब की स्थिति है कि अगर आपने जो हमको वादा किया है उस वादे से अगर मुकर जाते हैं तो हम आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट आपको आदेश देगा कि आप अपने वादे से मुकर गए हैं, इस नाते आप हमको पूरा उसकी क्षतिपूर्ति कीजिए, उसका मुआवजा दीजिए। तो निश्चित तौर पर ये रियल एस्टेट से संबंधित जो मामला आया है उसमें जो उपभोक्ता है उसके सामने बहुत ही ट्रांसपेरेंट स्थिति आ गई है, पारदर्शी स्थिति आ गई है, और उसका लाभ मिलने लगा है। तमाम जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं, शेयर होल्डर हैं, उनका भी लाभ हो गया है। ये कानून निश्चित रूप से 2016 से काफी ठीक हो चुका है, लेकिन कई बार इस कानून में एक आध कमियां भी दिखाई दे जाती हैं। हो सकता है धीरे धीरे उस चीज को सामने ले जा करके आया जाए और सरकार इसको और भी सुधार कर दे। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि संशोधन देनदारों को उनके देय ऋण को कंपनी के अन्य लेनदारों को सौंपने या स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, इससे क्या फायदा होगा? देखिए नलिनी जी, मैंने आपको एक बार शुरू में कहा था, हालांकि वो बहुत संक्षेप में हुआ था, कि जैसे मान लीजिए लेनदार कंपनी से 50 है जी, और 50 कंपनी के उसमें रखे हुए हैं, तो क्या करेंगे कि लेनदार, हम देनदार हैं मान लीजिए, तो कई बार हम ये स्थिति आ जाती है कि आपका हिस्सा हमने आपको दे दिया, कंपनी के से तय करके आपका हिस्सा मैंने आपको दे दिया, तो आपका कंपनी के प्रति कोई लेन देन अब नहीं रह जाएगा। अब उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी कि मैं कंपनी से लेन देन कर सकूंगा। इस नए कानून के तहत ये स्थिति आ चुकी है कि ये स्थिति रखी गई है कि मैं अगर स्थानांतरित करना चाहूं, आपको ट्रांसफर करना चाहूं, तो मुझे ट्रांसफर करने का पूरी तरह से अधिकार है। आपको भी ये अधिकार है कि ट्रांसफर की हुई चीज के बदले आप मुझसे भुगतान ले लें और फिर आप उस शेयर को ट्रांसफर कर दें मुझे।
तो जी। इसमें दोनों का लाभ है। हम इस चीज को जानते हुए भी कि हम ट्रांसफर कराएंगे तो हमको बाद में वो इसका हिस्सा मिलेगा, और ये कि अभी तत्काल में हमने आपसे ये ट्रांसफर कराया है तो मैं उस ट्रांसफर को आपको उसके अनुपात में पेमेंट कर दूंगा, यही इसका काम है। और इससे दोनों को लाभ हुआ है, क्योंकि अनंत काल तक न उसको इंतजार करना पड़ेगा, न लेनदार को न देनदार को। अब ये स्थिति है कि ट्रांसफर करने का वैधानिक अधिकार आपको मिल चुका है। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी कि संशोधन कानून से किस तरह की चुनौतियां सामने आई हैं? देखिए, हमने आपसे कहा ना कि संशोधन कानून से चुनौतियां जो अब मेन चीज पर है कि अभी सरकार के सामने तो संशोधन हुआ है, ये एक बड़ी चीज है, ये एक बड़ी घटना है। लेकिन बाद में अगर चुनौतियां आएंगी भी तो उस चुनौतियों का निराकरण कोई न कोई समय जो है निश्चित तौर पर नहीं रहता है कि आप स्टैटिक बना दिया जाए, ऐसा कुछ बना दिया जाए कि उसमें चेंज ही नहीं हो। लेकिन जो आप देखेंगे तो चुनौतियां इस तरह की आ गई हैं कि अभी तक तो स्थिति बनी रहती थी कि किस ढंग से दिवालिया घोषित किया जाए और किस ढंग से आपको रखे। अभी की चुनौतियों की स्थिति आ गई है कि पारदर्शिता बढ़ने के कारण अब लोग इस चीज को देखने लगे हैं कि अपने अधिकार को पूरी तरह से असर्ट करने लगे हैं, और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए वो कोशिश करते हैं, वो मुकदमे लगते हैं, NCLT में जाते हैं, उसके बाद अगर नहीं मामला होता है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं, वहां भी नहीं मामला सुलझ पाता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। और ये स्थिति क्या है, टाइम बाउंड है, ये एक समय सीमा के भीतर तय हो जाता है। तो ये एक चुनौती है कि कंपनियों को जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करना पड़ेगा। इस नाते कंपनियां बहुत ज्यादा बंगलिंग नहीं कर सकती हैं, उसमें हेरा फेरी अब बहुत नहीं कर सकती जो पहले हेरा फेरी होती थी, और जिस हेरा फेरी के नाते तमाम लोगों को नुकसान सहना पड़ता था, अब इन सारी चीजों से शायद काफी हद तक मुक्ति मिल चुकी है। तो ये एक चुनौती है कंपनियों के सामने, संभव है बहुत जल्दी वो दूर हो जाएगी, या और सरकार सोच सकती है तो एक्सपर्ट लोग सोच सकते हैं कि इसमें और संशोधन भी करने की गुंजाइश है। जी बखूबी सर, आपने तमाम मुद्दे पर हमें जानकारी दी। यहाँ पर एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि IBC प्रक्रिया ने कैसे कर्जदाता और कर्जदार के रिश्ते में बदलाव लाया है? अब देखिए, ये जो कर्जदाता और कर्जदार दोनों के स्थिति में, मान लीजिए एक कंपनी बनती है और मैं उसमें कर्ज देने वाला हूँ, मैं क्रेडिटर हूँ, और एक आदमी जो है वो लिया है वो डेटर है, माने वो कर्ज लेता है। तो दोनों के बीच में स्थिति में बदलाव आया है कि डेटर को ये मालूम है, कर्ज लेने वाले को ये मालूम है कि इन परिस्थितियों को अगर वो पूरा नहीं करेगा तो शायद उसकी जमानत, उसकी कुर्की हो सकती है चीजों की। और मैं अगर मान लीजिए क्रेडिटर हूँ तो क्रेडिटर को ये एक जानकारी मिल चुकी है कि किस ढंग से आप तो ये आपने लेने वाले को कर्ज दिया है और किन परिस्थितियों में आप उससे वसूली कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है कि क्रेडिटर और डेटर दोनों इस चीज को समझ सकते हैं कि कहाँ आपको किस स्थिति में आपको लेना पड़ेगा और किस स्थिति में आपको देना पड़ेगा। और जब आप उसका पूरी तरह से परिपालन करते हैं तो निश्चित रूप से ये बोर्ड का ये इंसॉल्वेंसी जो ये एक्ट है, ये पूरी तरह से लाभ हमको मिलने लगेगा, यही स्थिति इसकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका जुड़कर हमारे साथ तमाम कानूनी जानकारी, दिवालिया कानून से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहरहाल फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।